आज हम चुंबकीय बल रेखाओं तथा वैद्युत बल रेखाओं में अंतर स्टडी करेंगे कि हमने जो चुंबकीय बल रेखाएं खींची लास्ट क्लास में और वैद्युत बल रेखाएं खींच चुके हैं हम फर्स्ट लेसन में, तो इन दोनों के बीच आपस में डिफरेंस क्या होता है, कोई डिफरेंस है या सारी सिमिलैरिटीज ही हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ज़्यादा नहीं लेकिन एक दो डिफरेंसेस आपको मिलेंगे देखने को आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं कौन से डिफरेंसेस हैं वो। सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पर फिगर्स बना के रखे हुए हैं, एक बार इनको फिर से जरा देखें ध्यान से आप। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर हमने ये क्या रखा हुआ है, इसको पहचानते हैं आप? एक तरफ ये इसका नॉर्थ पोल है और एक तरफ इसका साउथ पोल है, तो ये बार मैग्नेट है, दंड चुंबक जिसको आप बोलते हैं। यहां पर ये हमने बार मैग्नेट बनाया है और ये क्या है, बार मैग्नेट से बनी हुई फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हमने दंड चुंबक की बनाई हैं। उसके बगल में ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसको आप पहचानते हैं, ये जो ऐसा स्प्रिंग जैसी आकृति बनी हुई है और उसमें हमने यूं इस तरह से करंट को फ्लो किया हुआ है और ये इसका नॉर्थ पोल है क्योंकि इधर से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और ये इसका साउथ पोल है क्योंकि इधर फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। ठीक है, तो क्या अब आप इसको पहचान गए, ये क्या चीज है, क्या है ये बताओ? ये है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका है ये, और उसमें ये कौन सी बल रेखाएं हमने खींची हैं? उसमें भी हमने चुंबकीय बल रेखाएं खींची हैं क्योंकि एक तरफ चुंबक का नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। तो इन दो फिगर में हमने चुंबकीय बल रेखाएं खींची हुई हैं। इन दोनों फिगर में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और क्या आप इसको पहचानते हैं जो यहां पर आपको दिख रहा है? ये एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है और उससे कुछ डिस्टेंस पर एक ये माइनस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है। तो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। क्या इसको पहचान रहे हैं आप? ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप याद करें, ये वैद्युत द्विध्रुव है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप याद करिए, बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है। जैसे इसमें एक पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दो पोल्स हैं, इसको हमने बोला वैद्युत द्विध्रुव। लास्ट क्लास में ये भी हमने बताया कि इसमें एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, इसमें भी तो दो पोल्स हैं। अगर इसमें भी दो पोल्स हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव। तो बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक क्योंकि वैद्युत है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक हो गया, और दो पोल हैं तो डाइपोल। ऐसे ही यहां पर ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस तो नहीं है ना, ये चुंबकीय द्विध्रुव हैं। अगर ये मैग्नेटिक पोल्स हैं और दो हैं इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल, और इसमें भी वही चीज है, दो पोल्स हैं इसलिए ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। इस तरह से तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं, एक्चुअली ये है क्या? बार मैग्नेट। लेकिन बार मैग्नेट को ही हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव भी बोल सकते हैं आप इसे। ये एक्चुअली क्या चीज है? ये है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, धारावाही परिनालिका।
लेकिन ये भी क्या है, इसका दूसरा नाम क्या रखा जा सकता है, मैग्नेटिक डाइपोल। इसको भी हम चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं। तो जिस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आपने लेसन फर्स्ट में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर ये चुंबकीय द्विध्रुव है। आपका जो दंड चुंबक होता है वो भी चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बिहेव करता है, और धारावाही प्रणालिका भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। और ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहां पर जो बल रेखा है यहां पर और यहां, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये। और यहां पर जो हमने खींची है, क्योंकि ये आवेशों से खींची हुई है, इसलिए ये चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो यहां पर जो हमने ड्रॉ की है वो है वैद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हमने क्यों ये सब बनाया है, क्योंकि हम चुंबकीय बल रेखाओं तथा वैद्युत बल रेखाओं में ही तो अंतर पढ़ना चाहते हैं। इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं के हमने 2 फिगर बनाए हैं और वैद्युत बल रेखा के लिए हमने एक डायग्राम आपको बना के दिखाया है। अब डिफरेंस देखते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। जैसे पहला अंतर यहां पर लिखा हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद लूप बनाती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। पहला डिफरेंस आप देख रहे हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। क्लोज्ड लूप बनाती हैं मतलब कि अगर वो एक तरफ से ऐसा नॉर्थ पोल से ऐसा निकलती है तो वो ऐसा होकर के दूसरी तरफ साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद खत्म हो जाती हैं, वो फिर अगर उनको और हम ड्रॉ करते रहें तो वो फिर उसी रास्ते पर आती हैं, फिर ऐसा जाके ऐसा नीचे से साउथ पोल से एंटर करती हैं, और ये लगातार ऐसे करती चली जाती हैं। तो अगर आप चुंबकीय बल रेखाओं में, इसमें देख लो या इसमें देख लो, जब भी हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करेंगे तो आप इस फिगर में देखना या इस फिगर में देखना, क्योंकि दोनों जगह हमने चुंबकीय बल रेखाएं खींची हैं। और जब वैद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे तो आप यहां देखिएगा आकर के। तो चुंबकीय बल रेखाओं में अभी आपको बताया कि बंद लूप बनता है। आप अगर चुंबकीय बल रेखाओं का ये सोचोगे कि आप हम इसका एक सिरा देखना चाहते हैं कि चुंबकीय बल रेखा अगर यहां से स्टार्ट हुई है तो इसका दूसरा सिरा ये खत्म कहां पर होगी, तो आपको कभी वो खत्म दिखेगी ही नहीं। आप देखें बार मैग्नेट में ही देखें, चुंबकीय बल रेखा यहां से ऐसा निकलती है, यहां से ऐसा, पीछे से फिर से देखिए ये फिर उसी रास्ते पर आ जाती है। तो एक बार ऐसा ये चलती है चुंबकीय बल रेखा और साउथ पोल में प्रवेश करती है, और उसके बाद चुंबक के अंदर अंदर देखिए एरो बना हुआ है, तो चुंबक के अंदर अंदर ये ऐसा फिर से उसी रास्ते पर आ जाती है। तो इसमें इस तरीके का एक बंद लूप बनता है इस तरह का, और आप इसका कोई इंड देखने जाओगे आपको इंड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंड है ही नहीं उस पे। जहां से शुरू उसी रास्ते पर बार बार ऐसे चलती रहती हैं। तो ये एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, बंद लूप बनाती हैं। लेकिन आप थोड़ा जरा वैद्युत बल रेखाओं को भी देख लीजिए। वैद्युत बल रेखाओं के लिए यहां पर देखेंगे आके हम, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन सिरे से स्टार्ट होती हैं। आप देखिए ये लाइन स्टार्ट हुई और ये ऐसे जाते जाते ऋण सिरे में जाके प्रवेश कर गई, ऐसा नहीं है, यहीं पर जाके वो खत्म भी हो गई। आप देखिए इसके बाद ये वाली लाइन अगर जो यहां से ऐसा आई है, अगर आप देखेंगे कि इसके बाद ये लाइन कहां पर है, तो इसके बाद ये लाइन कहीं है ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि अंदर बनी तो है, तो बनी है तो उनके एरो देखिए सबके सब किस तरफ लगे हुए हैं, नीचे की ओर लगे हुए हैं। क्योंकि हमने वैद्युत बल रेखाओं में क्या पढ़ा हुआ है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश से प्रारंभ होती हैं, धन आवेश से स्टार्ट होती हैं, जहां से वो स्टार्ट होती हैं उसके पहले वो कहीं नहीं थी, और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। इसके मतलब है उसके बाद भी ढूंढने जाओगे वो लाइन नहीं मिलेगी आपको, दूसरी लाइन मिलेगी, वो लाइन आपको नहीं मिलेगी। तो वैद्युत बल रेखा कैसी है, चुंबकीय बल रेखा हमने कैसी देखी थी, ऐसी थी, बंद लूप बार बार उस रास्ते पर चलती है। लेकिन वैद्युत बल रेखा हमने कैसी देखी, ऐसे यहां से चली और ऐसे समाप्त, बस। आप इसके बाद ये वाली लाइन ढूंढने, और दूसरी लाइंस मिलेंगी, ये लाइन आप ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो आपने क्या देखा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, बंद लूप बनाती हैं।
लेकिन जो वैद्युत बल रेखा होती है ये बंद लूप नहीं बनाती। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चलती हैं और वैद्युत बल रेखाएं बस ऐसे चलती हैं। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, उसके बाद नहीं मिलती। तो वैद्युत बल रेखा चाहे जो आप देखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके समाप्त हो जाएगी। चुंबकीय बल रेखाओं में देखो ध्यान से, अगर हम बार मैग्नेट के बाहर बात करें, सोलेनॉइड के बाहर बात करें, तो बल रेखाएं नॉर्थ से किस तरफ जा रही हैं? साउथ। लेकिन अगर अंदर बात करें मैग्नेट के, तो अंदर बात करेंगे तो ये देखो साउथ से किधर जा रही है? तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। सारी फील्ड लाइंस के एरोस देखिए आप ऐसे लगे। वैद्युत बल रेखाओं में देखिए, ये डाइपोल बनाया है हमने, डाइपोल के बाहर धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ लाइंस जा रही हैं और धन आवेश के अंदर देखिए, सॉरी डाइपोल के भीतर की बात करिए, तो डाइपोल के भीतर ये जो लाइन ऐसे आ रही है ये भी धन आवेश से स्टार्ट हुई है और ऋण आवेश की ओर ही जा रही है। ये लाइन भी धन आवेश से स्टार्ट हुई, ऋण आवेश की ओर जा रही है। सबके आप केवल एरो देखिए, ये सारी की सारी फील्ड लाइंस धन आवेश से स्टार्ट होती है, ऋण आवेश पर जाके समाप्त होते हैं। डिफरेंस दिखा दोनों में। चुंबकीय बल रेखाओं में क्या देखा आपने कि चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने क्या देखा कि डाइपोल के बाहर +2 माइनस और डाइपोल के भीतर भी +2 माइनस। ऐसा क्यों होता है कि इसमें तो अंदर साउथ से नॉर्थ चली जाती है, उसमें ऐसा नहीं जाती? ऐसा इसलिए होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्योंकि कोई भी धनावेश हो, आपको याद होगा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची गई थी, वैद्युत बल रेखाएं जो खींची गई हैं वो धनावेश की दिशा प्रदर्शित करती हैं। आपको याद है इसका एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उस बिंदु पर धनावेश की दिशा प्रदर्शित करती है, धनावेश की गति की दिशा प्रदर्शित करती है। अब आपको क्या लगता है कि अगर एक ये पॉजिटिव चार्ज है और उसके बगल में आप कहीं दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखोगे, फिर से वैद्युत बल रेखाएं किसकी दिशा प्रदर्शित करती हैं? धनावेश के चलने की दिशा। याद रहेगा आप सबको? इसका मतलब है वैद्युत बल रेखाएं जहां भी खींची जाती हैं वो हमको पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन बताती हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर हमने एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा। आप बताएं ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की ओर आएगा या इससे दूर जाएगा? ये एक प्लस है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज को जब हम यहां रख के छोड़ देंगे तो ये इसकी ओर आना स्टार्ट करेगा, इससे दूर जाना शुरू करेगा। ये भी प्लस वो भी प्लस, तो दूर जाएगा। यहां रखोगे तो दूर जाएगा, यहां रखोगे तो दूर जाएगा, यहां रखोगे तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज की ओर भागना शुरू कर दे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर नेगेटिव चार्ज कहीं पर रखा है आपने और फिर यहां पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फिर यह क्या करेगा? यहां रखो तो भी इसकी ओर आएगा, यहां रखो तो भी इसकी ओर आएगा, यहां रखो तो भी इसकी ओर आएगा, यहां रखो तो भी इसकी ओर आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा चलता ही किस डायरेक्शन पे है? धनावेश से हमेशा दूर जाता है और ऋण आवेश के हमेशा पास जाता है, नजदीक जाता है। तो वही तो इसमें हो रहा है। धनावेश से ये लाइंस हमेशा निकलती हैं, देखो ऐसा दूर जाती हैं, और ऋणावेश में जाकर ये सारी लाइंस ऐसे ऋणावेश में जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं किसकी दिशा बताती हैं? धनावेश की। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप यहां धनावेश रखो और वो ऊपर ही की तरफ चला जाए, इसी की तरफ चला जाए? जब यहां भी धनावेश रखोगे अगर, तो वो किस तरफ जाएगा? ऊपर पॉजिटिव की तरफ कि नीचे नेगेटिव की तरफ? नीचे नेगेटिव की तरफ। तो और आप यहां रखोगे अगर पॉजिटिव चार्ज, तो वो किस तरफ चलेगा? वो भी धनावेश से दूर जाएगा और किस तरफ आएगा? तो मेरे बताने का मतलब यूं है कि आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी रख लो, आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज
कहीं पर भी रखोगे हमेशा वो प्लस से माइनस की ओर ही जाएगा। अब आप देखें डाइपोल के बाहर भी प्लस से माइनस जा रही हैं और डाइपोल के अंदर देखेंगे तो भी प्लस से माइनस ही जा रही हैं। वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप एक पॉजिटिव चार्ज रखें और वो माइनस की ओर से प्लस की ओर जाना शुरू कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए लाइन भी आपको कभी भी माइनस से प्लस की ओर नहीं मिलेंगी, क्योंकि लाइन धनावेश के चलने की दिशा बताती है और धनावेश कभी माइनस से प्लस नहीं जा सकता। कुछ आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से वैद्युत बल रेखाएं किसके चलने की दिशा बताती हैं? धनावेश के, और धनावेश हमेशा प्लस से माइनस जाएगा, कभी माइनस से प्लस नहीं जा सकता। तो अगर कभी माइनस से प्लस जा नहीं सकता तो कभी बल रेखाएं माइनस से प्लस आ नहीं सकती। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं डाइपोल के बाहर देखो तो भी प्लस से माइनस, डाइपोल के अंदर देखोगे तो भी प्लस से माइनस ही मिलेंगे आपको। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक द्विध्रुव के बाहर नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ आपको मिलती है। चाहे इसमें चेक कर लें चाहे इसमें देख लें, यहां भी नॉर्थ से बाहर साउथ में प्रवेश कर गई और अंदर देखें तो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही हैं। इन सब के एरो आप देख सकते हैं, इन सब में ऐसे एरो लगे हुए हैं इस तरह से। ये बात कुछ समझ में आई? इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये एक डिफरेंस है। क्या ये डिफरेंस सभी को समझ आया? और एक डिफरेंस और यहां पर हमने जो देखा, क्या देखा कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी माइनस से प्लस की ओर, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी माइनस से प्लस की ओर जा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव आवेश कभी भी माइनस से प्लस में जा ही नहीं सकता। इसलिए अंदर हो या बाहर वैद्युत द्विध्रुव है तो हमेशा बल रेखाएं प्लस से माइनस जाएंगी। और चुंबकीय बल रेखाओं में ऐसा हो सकता है, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। सेकंड डिफरेंस जो हम देखना चाहते हैं चुंबकीय बल रेखाओं और वैद्युत बल रेखाओं में वो ये है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, जबकि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स हमेशा जीरो नहीं होता, सदैव शून्य नहीं होता, कभी कभी उसकी वैल्यू आती है। ये क्या अंतर है? आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक में गॉस थ्योरम पढ़ी हुई है, याद आया किसी को गॉस थ्योरम? तो जब गॉस थ्योरम आपने पढ़ी थी तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? गॉस थ्योरम में हम सभी ने पढ़ा कि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस थ्योरम हमने वैद्युत के लिए बनाई थी और उसमें कैसे चेक करते थे? एक गॉसियन पृष्ठ बनाते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे और फिर देखते थे कि उसके अंदर से नेट वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं। याद आ रहा है आपको? तो वही गॉस थ्योरम, वो गॉस थ्योरम हमने कहां लगाया था? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या मैग्नेटिक फील्ड के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगाया था। आज वही गॉस थ्योरम हम आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगा के दिखाना चाहते हैं। आप सभी ध्यान से देखें, कुछ बात मेरी समझ में आई आपको? कौन सी थ्योरम यूज करना चाहते हैं? गॉस थ्योरम। पहले हमने किसके लिए यूज कर लिया है इसको? वैद्युत क्षेत्र के लिए हम यूज कर चुके हैं, उसमें हमने उनका लॉ भी देखा है। और आज हम वही गॉस थ्योरम आपको चुंबकीय क्षेत्र के लिए यूज करके दिखाना चाहते हैं। और गॉस थ्योरम में क्या करना होता है? आपको एक बंद पृष्ठ बनाना होता है, ठीक है? अब चलिए थोड़ा सा देखिए, एक बंद पृष्ठ हम बनाते हैं। पहले इसमें वैद्युत बल रेखाओं में देखिए, अगर हम एक बंद पृष्ठ बनाएं, यहां पर हमने एक बंद पृष्ठ ऐसा बना लिया, मान लेते हैं कि ये एक बंद पृष्ठ है, ये हमने एक क्लोज्ड सरफेस बनाई है इस तरह से, ठीक? अगर हमने ये क्लोज्ड सरफेस ऐसे यहां पर एक बना लिया, गोला बना लिया, आप सोचो फुटबॉल जैसे, अब फुटबॉल यहां पर बना ली हमने। अब इस फुटबॉल से नेट वैद्युत फ्लक्स मुझे बताइए, जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? ये फुटबॉल हमने बनाई। अब उसी फिगर को आप देखिए,
ऊपर से इसमें कितनी लाइंस आ रही हैं, ऊपर से आ रही है ना, एरो देखो, ये ऊपर से ऐसा कितनी लाइंस इसके अंदर से जा रही हैं, 3 लाइन ऐसा इसमें प्रवेश करती हैं, और फिर इसमें से बाहर कितनी निकल जाती हैं, 3 नहीं बाहर निकल जाती, 3 लाइन ऐसा इस सरफेस में एंटर करती है और वही तीनों लाइंस ऐसा बाहर निकल जाती हैं। तो जैसे ये फुटबॉल हमने बनाई, ये हमने बनाया फुटबॉल जैसे आकृति है, एक तरफ से 3 लाइन इसमें प्रवेश करती हैं और दूसरी तरफ से वही 3 लाइन बाहर निकल जाती हैं, तो इसमें नेट वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, जो प्रवेश कर रही है वो +3, जो निकल रही है वो -3, तो प्रवेश करने वाली +3, निकलने वाली -3, नेट वैद्युत फ्लक्स कितना, 0। नेट वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, अरे ये तो बड़ा सिंपल सा है, एक ग्लास लीजिए, उसमें आप पानी भरते हो, पानी भर जाता है, लेकिन अब एक ऐसा ग्लास लीजिए जिसमें बॉटम है ही नहीं, जिसमें पेंदी है नहीं, उसमें अभी आप पानी डालो तो जितना एक तरफ से पानी डालोगे उतना दूसरी तरफ से पानी का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ग्लास में नेट वाटर कितना आएगा, तो बस ठीक तो है। ऐसे ही हमने यहां पर एक फुटबॉल बनाई, उसमें एक तरफ से 3 लाइंस ऐसा एंटर करती हैं और दूसरी तरफ से 3 लाइंस ऐसा बाहर निकल जाती हैं, तो नेट वैद्युत फ्लक्स कितना मिला आपको, 0 मिला। समझ आया। तो यहां पर अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर आपको कितना मिलेगा, 0। अब थोड़ा और देखिए ध्यान से, एक ऐसा ही फुटबॉल गोल सरफेस आप थोड़ा यहां बना के देखिए, इसमें आप बना के देखें, यहां पर ऐसा, समझ आ रही है आपको, एक फुटबॉल यहां पर बना के जरा देखिए। अब हमने ये वाली फुटबॉल ऐसे बनाई कि उसके अंदर एक चार्ज आ जाए। यहां पर जब हमने फुटबॉल बनाई थी, गॉसियन पृष्ठ बनाया था, तो उसके अंदर क्या कोई चार्ज था, नहीं था, वहां पर नेट वैद्युत फ्लक्स कितना मिला आपको, 0। अब एक ऐसी गॉसियन पृष्ठ हमने बनाई, एक ऐसा बंद पृष्ठ हमने बनाया कि उसके अंदर एक चार्ज आ जाए, और वो जरूरी नहीं कि प्लस आए, माइनस वाली जगह पर भी आप बना सकते हैं उसको। तो यहां पर हमने वो फुटबॉल बना दिया। अब अगर हमने यहां पर फुटबॉल बनाया, अब ये चेक करिए कि इसमें कितनी लाइंस प्रवेश कर रही हैं और इससे कितनी लाइंस बाहर निकल रही हैं। ये लाइन बाहर निकल रही है कि प्रवेश कर रही है, बाहर। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बाहर, ये वाली बाहर, ये वाली बाहर, ये वाली बाहर जा रही है, ये वाली भी बाहर जा रही है। अब इस लाइन की बात करिए, क्या ये लाइन ऐसा प्रवेश कर रही है, इस लाइन का एरो भी नीचे है, तो ये किस तरफ जा रही है, बाहर की तरफ, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। अब आप बताएं कितनी लाइंस ने प्रवेश किया था इसमें, हमने इतनी लाइंस काउंट की, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंदर आ रही कि बाहर जा रही, बाहर। यहां पर 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस अंदर जा रही कि बाहर, बाहर। कितनी लाइंस अंदर जा रही हैं, एक भी लाइन अंदर नहीं जा रही। तो जो भी लाइन हम देखते हैं वो सब गॉसियन सरफेस से बाहर ही जाती हैं, कोई भी लाइन प्रवेश कर ही नहीं रही है। और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर अगर 3 लाइन प्रवेश करती थी तो 3 बाहर निकल जाती थी, इसलिए नेट वैद्युत फ्लक्स कितना मिला था हमको, 0। अब हमने जब गॉसियन सरफेस वहां बना दी, ऐसी जगह पर बना दी कि उसके अंदर एक आवेश आ गया, उस जगह पर जितनी भी बल रेखाएं हैं वो सब बल रेखाएं अब उससे बाहर ही निकल रही हैं, अंदर कोई जा ही नहीं रही है। तो अगर सारी लाइंस बाहर निकल रही हैं, कोई लाइन अंदर नहीं जा रही है, तो क्या वो कैंसिल होंगी, कैंसिल हो सकती हैं क्या, कैंसिल कब होंगी, जितनी बाहर अंदर जाएं उतनी बाहर निकल जाएं, कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि अगर अंदर जाने वालों को +3 मानोगे, बाहर जाने वालों को -3, तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा गॉसियन सरफेस मिला जिसमें कोई लाइन
अंदर जा ही नहीं रही है, सब बाहर ही निकल रही हैं। तो क्या सब बाहर निकलने वाली लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इसलिए यहां पर आपको नेट वैद्युत फ्लक्स 0 मिलेगा क्या? तो यहां पर नेट वैद्युत फ्लक्स 0 के बराबर नहीं है। देखा आपने? समझ आया या नहीं आया भाई? आपको आ गया? अब चुंबकीय बल रेखाओं में जरा देखते हैं आकर के। तो चुंबकीय बल रेखाओं में चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, जहां आपको अच्छा लगे। बार मैग्नेट में ही मैं आपको दिखा देता हूं। चुंबकीय बल रेखाओं में भी यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम। गॉसियन सरफेस कैसी होगी? गॉसियन सरफेस ऐसे रिंग जैसे होगी या गॉसियन सरफेस फुटबॉल जैसे होगी? फुटबॉल जैसे, रिंग जैसे होता था एम्पीरियन लूप, क्योंकि एम्पियर्स सर्किटल लॉ में हमने लूप बनाया था और गॉस के थ्योरम में हमने सरफेस बनाई थी। तो ये लूप होगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ में, एम्पीरियन लूप, लेकिन गॉसियन सरफेस ही होती है। तो यहां पर हमने क्या बनाया? एम्पीरियन लूप बनाया या गॉसियन सरफेस बनाई? गॉसियन सरफेस। हम गॉस थ्योरम चेक करना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए भी और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी। तो यहां पर हमने गॉसियन सरफेस बनाई, मतलब पूरी फुटबॉल बनाई। अब इसमें देखिए कितनी लाइंस प्रवेश कर रही हैं, अंदर कितनी जा रही हैं? इसमें 3 लाइंस अंदर जा रही हैं। बाहर कितनी जा रही हैं? नेट चुंबकीय फ्लक्स 0, क्योंकि जितनी अंदर गई उतनी बाहर निकल गई। जितना वाटर ग्लास में डाला उतना बाहर निकल गया। नेट वाटर इनसाइड द ग्लास इज 0। तो यहां पर नेट चुंबकीय फ्लक्स जो आएगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर कितना है? 0। अब आप सोचोगे यहां बनाओ तो आ जाएगा, तो चलिए हम वहां बनाते हैं। क्या बना रहे हैं हम यहां पर बताइए? एम्पीरियन लूप या गॉसियन सरफेस? हम गॉस लॉ चेक करना चाहते हैं, इसलिए हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन लूप नहीं होता, याद रखिएगा। गॉसियन सरफेस हमने बनाई। आप बताइए कितनी लाइंस बाहर जा रही हैं, अंदर आ रही हैं, या सब बाहर जा रही हैं सभी अंदर आ रही हैं? ये कहां जा रही है? बाहर। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर। तो कितनी बाहर जा रही हैं? 7 लाइंस ऐसा बाहर जा रही हैं। ये वाली लाइन क्या हो रही? देखो, ये ऐसा अंदर जा रही है। 1, ये भी अंदर जा रही है। ये अंदर की सारी लाइंस ऐसे प्रवेश करेंगी इसमें। तो कितनी प्रवेश कर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस। 7 लाइंस ने क्या किया? यहां पर प्रवेश। और ये 7 लाइंस ने क्या किया? बाहर गई। तो जब हमने वहां एक गॉसियन सरफेस बनाई तो उसमें 7 लाइनें नीचे से प्रवेश कर रही हैं और 7 लाइनें ऊपर से निकल जाती हैं। यहां पर नेट चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ? 0। लेकिन वैद्युत वाले में देखा, कुछ फर्क समझ में आया आपको? क्या देखा हमने फर्क? वैद्युत बल रेखाओं में, वैद्युत बल रेखाओं में अगर हम यहां एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो नेट वैद्युत फ्लक्स 0 आता है। लेकिन अगर हम गॉसियन पृष्ठ ऐसी जगह बना दें जिसके अंदर आवेश आ जाए तो वहां पर नेट वैद्युत फ्लक्स 0 के बराबर नहीं आता, कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स उसमें होता है। चुंबकीय फील्ड लाइंस में देखो, चुंबकीय बल रेखाओं की अगर बात करेंगे आप तो कहीं पर भी आप बना लीजिए गॉसियन सरफेस। आप यहां बनाएंगे गॉसियन सरफेस तो भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना? 0। और आपने यहां गॉसियन सरफेस बना लिया ऐसे कि चुंबक का एक ध्रुव उसके भीतर आ गया, उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि नेट चुंबकीय फ्लक्स अभी भी यहां पर कैसा है? 0। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0। अब बताएं क्या आपको दोनों जगहों की डिफरेंसेस समझ में आए? वही हमने यहां लिखा हुआ है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स, नेट चुंबकीय फ्लक्स हमेशा ही कैसा होगा?
चाहे आप जहां सरफेस बना लो जा करके, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, उसके भीतर चुंबक का एक पोल आ भी जाएगा तो भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो ही है। जबकि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, यह हमेशा जीरो नहीं होता, कभी जीरो होता है, कभी जीरो नहीं भी होगा। कब जीरो होगा बताओ? जब आप गॉसियन सरफेस ऐसी जगह बनाएंगे जिसके अंदर आवेश नहीं है, वहां पर नेट वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर आपने गॉसियन सरफेस ऐसी जगह पर बना लिया है जिसके अंदर आवेश आ गया है, तो फिर नेट वैद्युत फ्लक्स जीरो नहीं होगा। और ये तो हमने गॉस थ्योरम में भी पढ़ा था कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहां पर इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं था, इसलिए जब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो 1/ε0 इंटू क्यू लिखेंगे और क्यू की जगह पे क्या है? यहां पर जीरो, तो फ्लक्स जीरो हो गया। लेकिन यहां के लिए जब गॉस थ्योरम लगाने जाएंगे 1/ε0 इंटू क्यू, इस बार इसके भीतर क्यू है, यहां पर हर जगह शून्य ही रहेगा फ्लक्स। अब आप मुझे बताएं, क्या आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आ पाई? भाई आ गई हैं? तो फिर से एक बार हम रिवाइज करा दें आपको। चुंबकीय किसी बंद पृष्ठ से, सोच समझकर बताइएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बताइए क्या होगा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? हमेशा ही जीरो नहीं होगा, कभी जीरो होगा तो कभी नहीं होगा। कब जीरो होगा? जब ऐसी जगह पृष्ठ बनाओगे उसके अंदर आवेश नहीं आ रहा है तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी जगह सरफेस बना दी कि उसके अंदर आवेश आ रहा है तो जीरो नहीं होगा। लेकिन एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो हमेशा ही जीरो होगा। आप चाहे जहां वो सरफेस बना लो जाके, आप ऐसी जगह पर बनाओगे कि उसके अंदर एक पोल आ भी जाए तो भी जीरो हो जाएगा वो। ठीक है? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, देखिए बेटा, इसमें हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका वो है तुल्यांकी परिनालिका के रूप में दंड चुंबक। तुल्यांकी परिनालिका के रूप में दंड चुंबक। तो तुल्यांकी परिनालिका के रूप में दंड चुंबक, आप इसको लिख सकते हैं बार मैग्नेट। is equivalent to current carrying solenoid। थोड़ा देखें ध्यान से। एक्चुअली हुआ ये कि आपने देखा कि जब आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा था तो वहां पर आपने एक वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, याद आया आपको? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था, थोड़ा सा हम आपको एक बार थोड़ी देर के लिए ले चलना चाहते हैं वहां पे, और समझिए कि इस आर्टिकल में हमको करना क्या है। आपने एक पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसे आप वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में आपको याद होगा एक तरफ माइनस क्यू चार्ज था, दूसरी तरफ प्लस क्यू चार्ज था। ये इसका सेंटर होता था O, इधर की हाफ डिस्टेंस L से लिखी जाती थी और इधर वाली हाफ डिस्टेंस को भी L से हम रिप्रेजेंट करते थे।
याद आ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल आपको? और माइनस से प्लस की ओर ये जो लाइन होती थी इसको हम डायपोल का क्या बोलते थे? याद करिए, इसको बोलते थे डायपोल की एक्सिस, उसकी अक्ष बोलते थे। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष। इसमें सेंटर से और स्मॉल r डिस्टेंस पर, यहां पर अगर हम एक पॉइंट ले लें P, तो आप याद करें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आता था? ये पूरा फिगर याद आया आपको? इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस प्लस, ये लाइन उसकी एक्सिस, हाफ डिस्टेंस L, इधर की भी हाफ डिस्टेंस L। डायपोल के केंद्र से बिल्कुल मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर हमने एक बिंदु P ले लिया, या आप कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए, कुछ भी मान लो, हमने Q मान लिया बिंदु। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने सॉल्व किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। याद आया फॉर्मूला आपको? इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि p क्या चीज होता है? p को हम बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम अंग्रेजी में कहा करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और क्या आपको याद है इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? इसका फॉर्मूला हुआ करता था Q इंटू 2L। Q इंटू 2L मीन्स दोनों तरफ में से एक साइड का चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की टोटल डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता था। ठीक, अच्छा, अब ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ था इलेक्ट्रिक डायपोल में। उसके बाद जब हम मैग्नेट पढ़ने आए तो मैग्नेट में भी हमने क्या देखा? अभी अभी आप देख रहे थे कि मैग्नेट को भी हम चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। याद आया कुछ आपको? चुंबक जो आपका होता है बार मैग्नेट, उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। क्यों? क्योंकि उसमें भी दो पोल हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, उसमें भी दो पोल्स हैं और उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। तो इससे पहले क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? वैद्युत द्विध्रुव, और अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है? अभी हमने पढ़ा है चुंबकीय द्विध्रुव। तो कौन होता है चुंबकीय द्विध्रुव? हमारा दंड चुंबक। तो हमने दंड चुंबक ऐसे बना लिया। देखिए, क्योंकि उससे पहले वैद्युत द्विध्रुव हम पढ़ चुके थे और उसके सारे फॉर्मूले भी हम जानते थे। तो यही एनालॉजी का यूज करके हमने ना चुंबकीय द्विध्रुव के भी फॉर्मूले बनाए। हमने इसके फॉर्मूले अलग से डिराइव नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि हमने वैद्युत द्विध्रुव पर रखा था और उसके बाद जब हम मटेरियल मैग्नेटिज्म में आए और वहां पर हमको ऐसा एक बार मैग्नेट के बारे में पता चला, तो जब बार मैग्नेट के बारे में पता चला तो हमको ये मालूम हुआ कि ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है। तो जैसे वैद्युत द्विध्रुव वैसे चुंबकीय द्विध्रुव। तो हमने इसके फॉर्मूले ना डिराइव नहीं किया कोई भी, इसका फॉर्मूला हमने इसी के अकॉर्डिंग, इसको देख करके इसके फॉर्मूले हमने बना दिए। कैसे बना दिए? ध्यान से देखें। ऐसे बना दिए कि इसमें एक तरफ हमने क्या ले लिया? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ क्या था? साउथ पोल। दो पोल है तो ये चुंबकीय द्विध्रुव बना। इसमें भी बीच में ये हम एक सेंटर मान लेते हैं O, इसकी भी हाफ डिस्टेंस को L माना गया और इधर की हाफ डिस्टेंस भी L, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव के लिए हमने कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि जिस तरह का वैद्युत द्विध्रुव होता है उसी तरह से बिहेवियर किसका होगा? चुंबकीय द्विध्रुव का। तो हमने इसके फॉर्मूले तो डेरिवेशन किए थे,
इसका कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं किया हमने। और ये हमने क्या बना दी, इसकी अक्ष बना दी। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष है। ये अक्ष किसकी थी, वैद्युत द्विध्रुव की। ये हमने अक्ष बना दी। फिर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, इसकी अक्ष पर एक बिंदु हमने ले लिया, कोई भी बिंदु ले लेते हैं, P ले लिया हमने, और इस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने सोचा कि जैसा इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आती है, वैसे ही बार मैग्नेट की वजह से यहां पर क्या निकल के आ जाना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो समानता के आधार पर, एनालॉजी के बेसिस पर हमने फॉर्मूला बना दिया, डेरिवेशन नहीं किया उस समय। हमने क्या फॉर्मूला बना दिया, हमने बना दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, इलेक्ट्रिक डायपोल था, तो यहां पर कांस्टेंट भी किसका आया, इलेक्ट्रिक का। ये मैग्नेटिक डायपोल है, तो यहां कांस्टेंट कौन सा आना चाहिए, मैग्नेटिक का। मैग्नेटिक का कांस्टेंट कौन है, μ0/4π। उसके बाद 2 आता है, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बगल में ये क्या आ रहा है, P। क्या है ये, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर क्या आना चाहिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या आपको याद है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अभी हाल ही में क्या हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था उसको। तो यहां पर क्या लिख देना चाहिए, बार मैग्नेट का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और अपॉन में क्या लेना चाहिए, r³। तो इसी के आधार पर हमने इसका फॉर्मूला बनाया। मैं बार बार बता दूं, इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं किया गया था, इसी आधार पर बनाया गया था कि क्योंकि इसमें ऐसा होता है तो इसमें भी ऐसा होता होगा, हमने फॉर्मूला बनाया। यहां पर आप मुझे बता सकते हैं, ये जो हमने कैपिटल M लिखा ये क्या है, ये इसको बोलते हैं दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जिसे हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का तो फॉर्मूला होता है, तो इसका भी कोई फॉर्मूला, जब एनालॉजी ही चल रही है तो इसका भी फॉर्मूला बनाया गया था। क्या फॉर्मूला बनाया गया था, इसका फॉर्मूला बनाया गया था स्मॉल m इंटू 2l। अब यहां स्मॉल m क्या चीज है, तो ऐसा बताया गया कि जैसे ये इधर की तरफ नॉर्थ पोल है, इधर की तरफ साउथ पोल है, दोनों पोल्स की अपनी अपनी एक एक ताकत होगी, जिस ताकत से वो लोहे की वस्तुओं को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो नॉर्थ पोल की भी अपनी एक ताकत होगी, साउथ पोल की भी अपनी एक ताकत होगी। उस ताकत का नाम वो स्मॉल m बनाया गया था, सिंबल उसका। इसको बोला गया था ध्रुव प्राबल्यता, कि एक ध्रुव की ताकत कितनी है, एक ध्रुव की प्रबलता कितनी है। समझ रहे हैं। तो यहां स्मॉल m क्या है, ध्रुव प्राबल्यता। ध्रुव प्राबल्यता जिसे बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। जैसे इसमें क्या था, इधर का आवेश की मात्रा Q, इधर के आवेश की मात्रा Q, चार्जेस अपोजिट थे। ऐसे ही इधर के ध्रुव की जो स्ट्रेंथ है, इधर के नॉर्थ पोल की जो प्रबलता है, उसको भी हमने स्मॉल m माना, और इधर साउथ पोल की प्रबलता स्मॉल m, क्योंकि यहां भी तो दोनों चार्जेस पोल्स अलग अलग हैं, लेकिन प्रबलता तो दोनों की सेम होगी, एक ही मैग्नेट के दोनों पोल हैं। तो ये स्मॉल m क्या माना गया था, यहां पर स्मॉल m माना गया था कि ये जो हमारे पास बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनकी प्रबलताएं कितनी हैं। जैसे यहां पर प्लस और माइनस चार्जेस थे, ऐसे यहां पर ध्रुव हैं, चार्जेस की मात्रा प्लस Q, तो ध्रुव के लिए क्या, प्रबलता शब्द हमने यूज किया। तो स्मॉल m हमने क्या माना था, ध्रुव की प्रबलता, एक पोल की स्ट्रेंथ, इधर वाले पोल की स्ट्रेंथ भी स्मॉल m, इधर वाले पोल की स्ट्रेंथ भी स्मॉल m, और कैपिटल M का ये सूत्र बना दिया गया था।
कुछ बात समझ आ रही है आपको? अब फिर से एक ये नई राशि आपके लिए है, ध्रुव प्राबल्यता। ठीक है, ठीक है, लेकिन उस समय ये फॉर्मूला बनाया गया, इसको हमने डिराइव नहीं करा, और ये फॉर्मूला सैकड़ों सालों तक ऐसे ही चलता रहा। हम इसको यूज करते रहे, पढ़ते रहे, ये सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब हमें एक दिन ये पता चला कि चुंबक के पीछे कॉज क्या है, इलेक्ट्रॉन, करंट, जब हमको ये पता चला तो हमने क्या बनाई, धारावाही परिनालिका भी बनाई। और अभी अभी आप देख के आ रहे हो कि दंड चुंबक का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसे धारावाही परिनालिका का होता है। आपने दोनों फिगर साइड बाय साइड बनाए थे, दंड चुंबक की बल रेखाएं आपने देखी और धारावाही परिनालिका की भी बल रेखाएं देखी। दोनों की बल रेखाएं आपस में कैसी थी, एक जैसी बिल्कुल। तो हमें क्या पता चला कि जो धारावाही परिनालिका है वो किसकी तरह काम करती है, दंड चुंबक की भांति। वही हमने लिखी है तुल्यांकी परिनालिका, यानी कि धारावाही परिनालिका के रूप में दंड चुंबक। तो अब हमारे मन में आया कि चलो, पहले तो हमारे पास कोई साधन नहीं था, इस फॉर्मूले को हमने इसकी एनालॉजी के बेसिस पर बना दिया था। लेकिन अब तो हमारे पास परिनालिका, अगर परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है तो उसके अक्ष पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने जाएंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। फिर तो नहीं समझ आया, परिनालिका किसकी तरह काम करती है, किसकी तरह एक्ट करती है, वो एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और दंड चुंबक का फॉर्मूला सैकड़ों सालों पहले हम इतना एनालॉजी के बेसिस पर निकाल चुके हैं। तो आज जब परिनालिका पता चली है तो इसका फॉर्मूला हम निकाल के देखना चाहते हैं। ये हमने डिराइव नहीं किया था, उसी के आधार पर निकाल दिया था। धारावाही परिनालिका भी एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो इसका फॉर्मूला हम सॉल्व करके अब देखना चाहते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सैकड़ों सालों पहले जो हमने एनालॉजी के बेसिस पर फॉर्मूला बना दिया था, क्या ये फॉर्मूला रियल में यही आएगा या ये नहीं आएगा। तो ऐसा कब हमारे मन में आया, जब हमने देखा कि परिनालिका किसकी तरह बिहेव करती है, दंड चुंबक की भांति। तो अगर परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति काम करती है तो परिनालिका के अक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र वही आना चाहिए जो दंड चुंबक के अक्ष पर आ रहा था। उस समय हमने सॉल्व नहीं किया था, लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक धारावाही परिनालिका लेंगे। धारावाही परिनालिका में हम करंट फ्लो करवाएंगे। ये क्या होगी, उसकी अक्ष होगी। इसमें एक तरफ की डिस्टेंस को कितना माना जाएगा, स्मॉल एल माना जाएगा। दूसरी साइड की डिस्टेंस भी स्मॉल एल। इसके केंद्र से ओ से आर डिस्टेंस पर यहां पर हम एक पॉइंट ले लेंगे यहां पर, और इस बिंदु पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालने जाएंगे तो उसको कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि परिनालिका का बिहेवियर किसकी तरह होता है, दंड चुंबक की बात हम सीख चुके हैं। इसलिए यहां पर जो बी का मान आना चाहिए वो आना चाहिए μ0/4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन R क्यूब। इतना ही आना चाहिए। अगर इतना आ गया तब तो सैकड़ों सालों से जो मानते आ रहे हैं वो चीज सही है। नहीं तो अगर इतना नहीं आया तो सैकड़ों सालों से जो हम मानते आ रहे हैं वो आज गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय हमारे पास साधन नहीं था इसके मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का। लेकिन आज क्योंकि परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है और आज हमारे पास मेथड है कि हम इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, तो हम निकाल के देखना चाहते हैं। और एक चीज बताएं, यहां पर जो आप M देख रहे हैं, ये M क्या चीज है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये एक धारावाही परिनालिका है, इसलिए इसकी वैल्यू होती है N × I × A। याद करिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला NIA पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना आपने। तो इसका हम सब क्या कर सकते हैं, इसका हम सब ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम नहीं कर सकते थे उस समय, तो एनालॉजी करी थी। तो अब हम
नेक्स्ट क्लास में इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, और अगर ये इतना आ गया तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि 100 सालों से जो हम मानते आ रहे हैं वो बात हमारी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इतना नहीं आया तो फिर पुरानी स्टडी हमारी क्या साबित हो जाएगी, उसमें गलती साबित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या हम आपको जो बताना चाहते हैं वो बात आपको समझ में आ रही है? ये हमने कब शुरू किया? जब हमको पता चला कि प्रणालिका किसकी तरह बिहेव करती है, दंड चुंबक की भांति। तो हम अब उसका सूत्र निकाल के देखना चाहते हैं फिर। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।